डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो साइंस का जो आपका भौतिकी का पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट या सेशन है उन बच्चों के लिए जो कि भौतिकी से परेशान है, जिनको कि फिजिक्स में दिक्कत होती है। तो क्लास 10th के वे बच्चे जो कि भौतिकी से परेशान रहते हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चलेगी और जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जो आपका आंसर आता है उसके एनालिसिस पर ये पेपर बनाया गया है। और पेपर जो है वो एक एक जो क्वेश्चन है वो 5-5 7-7 बार आया हुआ है। कोई जैसे 2015 16 17 18 में लगातार पता चला कि 14 15 18 फिर 20 तक। तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला हम लोग का प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर और दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो इसको हम लोग को क्या करना है, सवाल में कैलकुलेट करके निकालना है। देखिए बात करेंगे हम लोग फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यानी हम लोग का जो फार्मूला होता है F=R/2 होता है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर फोकस दूरी जो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और उसके बाद F=R/2। तो R जब निकालेंगे तो 2F हो जाएगा, तो 2 × 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है -2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया +2 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया 0.02 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया -0.02 डायोप्टर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2 डायोप्टर। देखिए हम लोग को याद करना है फोकस दूरी को निकालना। तो उत्तल लेंस की क्षमता जब भी हम लोग निकालते हैं तो 100 क्या होता है, फोकस दूरी हो जाता है आपका। तो ये आपको जब भी लेना होता है सेंटीमीटर में तो 1/100 के रूप में लेते हैं हम लोग। मीटर के रूप में जब सेंटीमीटर में लेना होता है तो हम 100/f को रखते हैं। तो 100 आपका कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर तो लेना है, 100 तो लेना ही है आपको ऊपर। और जो सेंटीमीटर जो फोकस दूरी हुई दी हुई है वो 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 100/50 जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 50 से 100 जो होगा वो 2 बार में कट जाएगा। और याद रखिएगा उत्तल लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है। तो जो भी आंसर आपका आएगा वो डायोप्टर में आएगा। तो 100 में जब 50 का भाग करेंगे हम लोग का 2 आ जाएगा। तो 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 2 डायोप्टर। दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और 2 जो डायोप्टर होगा वो पॉजिटिव में होगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं वो तीसरे प्रश्न की। और तीसरा हम लोग का प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल देखिए कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखिए बात हो रही है यहाँ पर इसके अपूर्णांक की, तो इसका अपूर्णांक दिया गया 1.5। इसका मतलब हम लोग जो होता है इसे 3/2/3 के रूप में भी इसे हम लोग यानी 2/3 के रूप में हम लोग इसको रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 2.0 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और 2.0 × 10 कितना हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया देखिए यहाँ पर 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड रहेगा। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन दिया गया है इसमें 8 बना लीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इस प्रश्न का ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ये आपका निर्वात में जो चाल दिया हुआ है 3 × 10⁸ दिया हुआ है और ये 2/3 गुना दिया गया है। कांच में जो होता है प्रकाश की चाल तो 2/3 गुना होता है। तो 2/3 में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 × 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो 3 ऊपर है आपका और 3 नीचे है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा 2.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। और चौथे प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें ताकि चैनल से मिलने वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन रहेगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चौथे प्रश्न में देखा जाए तो स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है इस प्रश्न में 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अनंत पर। तो इस स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। यानी चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा आंख स्वस्थ रहेगा तो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को हम लोग आसानी से क्लियरली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हम लोग पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा हम लोग का प्रश्न है, स्वस्थ आग के लिए दूरबिंदु कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है अनंत पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनंत पर। देखिए याद रखिएगा, स्वस्थ आग के लिए दूरबिंदु मतलब मैक्सिमम कितना देखा जा सकता है, तो वो अनंत तक देखा जा सकता है, अनंत पर देखा जा सकता है। तो ये देखिए पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा आप, जो चौथा प्रश्न था आपका, तो उसमें ये बात थी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो उसमें 25 सेंटीमीटर आपका राइट था। लेकिन इस प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोनों प्रश्नों में कंफ्यूज बिल्कुल भी ना होएं। प्रश्नों की श्रृंखला में लोग आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको दे दें। मेरा ग्रुप व्हाट्सएप नंबर है 950 690 285 7। वीडियो को ये पर रोक दीजिए और पहले यह नंबर नोट कर लीजिए। मेरा मोबाइल ग्रुप में व्हाट्सएप नंबर है 950 690 285 7। ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, इस नंबर को आप ज़रूर ज्वाइन करें। अगर इस नंबर से आप जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको मैं टॉपर बना दूंगा, लेकिन हाँ, मैं सभी सब्जेक्टों का इतने प्रश्नों की आपकी तैयारी करा दूंगा कि आपके दिमाग में से बोर्ड एग्जामिनेशन का डर बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। 5 से 10 मिनट का वीडियो देखेंगे और आपको इजीली आपका देखिए इतना कलेक्शन आपके पास पहुंच जाएगा कि वहीं से प्रश्न आपकी क्या होंगे एग्जामिनेशन में लड़ेंगे। तो इसलिए इस व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को ज़रूर सेव करें और साथ ही साथ हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं। और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्री में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा लगने वाला नहीं है, आप इजीली हमसे जुड़ सकते हैं। तो छठवें प्रश्न का जो छठवें प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्नों की श्रृंखला में छठवां हम लोग का प्रश्न है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कार्निया पर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आइरिस पर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है रेटिना पर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पुतली पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेटिना पर। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ही बनता है। और जब किसी व्यक्ति का नेत्रदान करता है तो उसके आँख का रेटिना भागी देखिए प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। और मुख्य रूप से अगर बात करें हम लोग यहाँ पर रेटिना के बारे में, तो देखिए रेटिना से अगर आगे बन जाता है इमेज या रेटिना से पहले इमेज बन जाता है, तब हम लोग को कहते हैं कि फलाने को दृष्टि दोष है। यानी इनको कहा गया कि ये निकट दृष्टि दोष हो गया या इनको दूरदृष्टि दोष हो गया। लेकिन यदि वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना पर बनता है तो ये स्पष्ट रूप से चीज़ें क्या होती है हम लोग को दिखाई देती हैं। तो मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, रेटिना पर। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग सातवें प्रश्न की। सातवां हम लोग का प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए नाम एकदम उल्टा रहता है। दूरदृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। तो दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया गया रेटिना पर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है रेटिना के पीछे, ऑप्शन नंबर सी दिया गया रेटिना के आगे और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है नेत्र लेंस पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रेटिना के पीछे जो होता है दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनने लगता है। तो देखिए रेटिना बनता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेटिना के अगर आगे बन जाता है तो उसको कहा जाता है कि निकट दृष्टि दोष हो गया है। देखिए दूर दृष्टि दोष है तो पास की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही है। पास की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग को उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। तो आवश्यक उत्तल लेंस के द्वारा हम लोग दूर दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। तो देखिए दूर दृष्टि दोष एक तरीके से दुख है तो इसका कारण भी है, और कारण है तो इसका निवारण भी है। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग आठवें प्रश्न की। और आठवां हम लोग का प्रश्न है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बैगनी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है नीला, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है काला, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सफ़ेद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, काला। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश जो होता है वो काला दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है और ओरली एकदम आप याद रखते हैं तो आपको कई कम्पिटेटिव एग्जामों में भी देखने को ये प्रश्न मिल जाएगा। आठवां का प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। नवा हम लोग का प्रश्न है, एम्पियर सेकंड मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी है विद्युत वाहक बल का, ऑप्शन नंबर सी है आवेश का, ऑप्शन नंबर डी है धारा का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आवेश का जो मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड होता है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए मात्रक से भी प्रश्न आपका एक प्रश्न पूछा जरूर जाता है। तो एम्पियर सेकंड जो मात्रक है वो किसका मात्रक है? यह जो होता है वह आवेश का मात्रक होता है, इसे हम लोग कूलाम भी कहते हैं। तो नवे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 10वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 10वां हम लोग का प्रश्न है, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटॉनों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया न्यूट्रॉनों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा जो होता है किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। तो देखिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो गति करते हैं तो उन्हीं के द्वारा ही धारा का प्रवाह होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। 11वां हम लोग का प्रश्न है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ओम, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ओम प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है
ओम प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ बना लीजिए आप। ऑप्शन नंबर डी जो होगा ओम मीटर हो जाएगा, या तो ऑप्शन नंबर डी होगा मीटर प्रति ओम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओम जो होता है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। देखिए प्रतिरोध के बारे में बताया गया था कि जो V प्रोपोर्शनल टू ई होता है, आई के बारे में बताया गया था, आई होता है तो V इज इक्वल टू आई आर जो लाया गया था। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रतिरोध का मात्रक जो है वो ओम होता है और जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा इसे पता किया गया था, इसीलिए उनके नाम पर देखिए इसका मात्रक रखा गया। तो 11वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, और आज की सेशन का हम लोग का आखिरी प्रश्न है। और जैसे आप लोगों के रिस्पांस मिलेंगे उसी प्रकार से फिर इस पर और भी काम किया जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में। 12वां हम लोग का प्रश्न है ओम के नियम का सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आई इज इक्वल टू V इंटू आर। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आर इज इक्वल टू V इंटू आई। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ऑप्शन नंबर डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, आई होता है। जब हम लोग एक प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक आर आ जाता है, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, और प्रतिरोध जिसे हिंदी में लोग कहते हैं। तो इसके बारे में जॉर्ज साइमन ओम ने बताया था। इनका देखिए पूरा नाम भी याद रखिएगा। तो ओम का पूरा नाम जो था वो जॉर्ज साइमन ओम था। तो V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई होता है, V इज इक्वल टू आई आर हो जाता है। तो यानी V से विभवांतर हो गया, आई से धारा हो गया, और आर से क्या हो जाएगा आपका प्रतिरोध हो जाएगा। और ये सरल देखिए गति में देखिए दोनों में समानुपातिक होते हैं। जैसे अगर हम लोग विभवांतर में चेंजिंग करेंगे तो उनके धारा में भी क्या होता है, निश्चित रूप से चेंजिंग होगा, दोनों समानुपाती होते हैं। तो 12वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नों की आज की श्रृंखला कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। और साथ ही साथ जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है एक बार फिर सुन लीजिए, 950 690 285 7। इस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें और यहाँ से अपनी तैयारी को और बेहतर करें। इतने प्रश्नों की आप तैयारी कर लें कि आपके दिमाग से डर एकदम निकल जाए और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना बेहतर कर सकें। तो कुछ ऐसे ही प्रेरणार्थक चीज़ों के साथ, आपके प्रश्नों के साथ मैं यहीं पर अपने सेशन को भी स्टॉप करता हूं। और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय, धन्यवाद।